बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इफेक्टिव नंबर रूल और 18 इलेक्ट्रॉन रूल। लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसके बारे में हिस्ट्री पढ़ते हैं, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। EAN रूल। EAN रूल इसका हम पीछे नाम पढ़ चुके हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। ये उसका एब्रीवेशन है और जहाँ पे आप पढ़ेंगे मोस्टली जगहों पे EAN रूल ही लिखा होता है। Effective atomic number rule or 18 electron rule was put forward by Sedgwick and Bailey. It is observed by transition metal carbonyls, mostly diamagnetic. Only few paramagnetic carbonyls exhibit this phenomena. Obey this rule. It predicts the structure and composition of metal carbonyls. हम ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो उसमें ऑर्गेनोमेटेलिक कम्प्लेक्सेस भी EAN रूल फॉलो करते हैं या फिर 18 इलेक्ट्रॉन रूल। लेकिन यहाँ पर अभी हमारे कंटेंट्स में सिर्फ 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉर मेटल कार्बोनल्स है, तो इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ मेटल कार्बोनल्स को ही डिस्कस करूँगा। तो मोस्टली जो डायमैग्नेटिक होते हैं सिर्फ वो ये रूल ओबे करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास EAN रूल है क्या। यहाँ पे हमारे पास थर्ड पॉइंट था, इट प्रेडिक्ट्स द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ मेटल कार्बोनल्स। आप ये स्ट्रक्चर और कंपोजिशन कैसे प्रेडिक्ट करते हैं इसके बारे में हम आगे जाके बात करते हैं। व्हाट इज EAN रूल? द मेटल इन द जीरो और लो ऑक्सीडेशन स्टेट will gain electron from sufficient number of ligands to achieve the electronic configuration of next noble gas. EAN रूल के मुताबिक कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी एक कम्प्लेक्स में जो उसके गिर्द सराउंडिंग उस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी तादाद को ही हम जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स एक मेटल एटम को सराउंड कर होते हैं इंक्लूडिंग इट्स ओन इलेक्ट्रॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सराउंडिंग लिगेंड्स, उसको हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो जिसके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या जो इलेक्ट्रॉन उसको सराउंड कर रहे हैं अगर वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ लिखा हुआ क्रिप्टॉन, इसके हैं 36, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 36 हैं, 54 हैं या फिर 86 हैं तो वो कम्प्लेक्स स्टेबल होगा और हम बोलेंगे कि ये EAN रूल को फॉलो करता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, it is also formulated in terms of total number of electrons around the central metal atom and it is stable if the total number of electrons surrounding the atom is 36, 54 or 86। अब नेक्स्ट है हमारे पास हम EAN नंबर या EAN की वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही तो हम EAN बोल रहे हैं, तो हम EAN की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो हमारे पास ये तीन रूल्स हैं। हम स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेट 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर ईच कार्बोनिल ग्रुप। मैं दोबारा यहाँ पे मज़ीद वाज़ेह कर दूँ, वैसे नॉर्मली EAN बाकी कम्प्लेक्सेस भी फॉलो ओबे कर रहे होते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ यहाँ पे मेटल कार्बोनिल कम्प्लेक्सेस पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ कार्बोनिल का जिक्र करूँगा। और एक कार्बोनिल ग्रुप एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अगर हम बाकी कम्प्लेक्सेस की बात करें, जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हैं या फिर और कम्प्लेक्सेस हैं, तो उसमें हर लिगेंड की अलग डोनेशन होती है। कुछ 6 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, कुछ 6 तक कर रहे होते हैं, कुछ 5 भी कर रहे होते हैं। तो उसके लिए मज़ीद आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले ऑर्गेनोमेटालिक में हमारे पास कैलकुलेट 2 इलेक्ट्रॉन फॉर ईच कार्बोनल। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 4 कार्बोनल लिगेंड्स अटैच हों तो हम टोटल 8 इलेक्ट्रॉन उसके लिए काउंट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर 2। इसके मुताबिक हमारे पास हर एक मेटल बॉन्ड के लिए, MM से मुराद है मेटल बॉन्ड, उसके लिए हम 1 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था बाई न्यूक्लियर या फिर पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनल्स भी होते हैं। और पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनल्स क्या थे, जिसमें 1 से 2 से ज़्यादा मेटल एटम मौजूद थे। तो जो भी मेटल के साथ दरमियान आपस में एक बॉन्ड मौजूद होगा, हम उस हर बॉन्ड के लिए 1 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे जब हम टोटल काउंट कर रहे होते हैं। थर्ड हमारे पास कैलकुलेट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। या तो हम सिर्फ सेंट्रल मेटल एटम के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे और फाइंड दी टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, या फिर हम क्या करेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन जो भी सेंट्रल मेटल एटम या इनके। लेट्स सपोज अगर हमारे पास हमारा सेंट्रल मेटल के ऊपर चार्ज है, फॉर एग्जांपल CR3 पॉजिटिव है,
तो हम जो उसका टोटल एटॉमिक नंबर होते हैं, लेट्स सपोज उसका एटॉमिक नंबर है 27, तो उसके ऊपर चार्ज है +3, तो हम टोटल उसके एटॉमिक नंबर में से +3 माइनस कर लेंगे तो 24 बचेंगे। तो इस तरह उसके जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 24 होंगे। तो हम यहाँ पे आगे एग्जांपल्स करते हैं कुछ ये समझने के लिए। निकल टेट्रा कार्बोनिल निकल है हमारे पास, 4 लिगेंड्स है हमारे पास यहाँ पर। तो देखिए मैंने दोनों तरह से किया है। सबसे पहले मैंने निकल का, क्योंकि अब यहाँ पे देखें ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, अगर ये कम्प्लेक्स होता तो इसके इर्द गिर्द कहीं पे कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता, लेकिन न्यूट्रल मॉलिक्यूल में क्योंकि इसके ऊपर चार्ज 0 होता है, ना कोई इलेक्ट्रॉन लेता है ना कुछ इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं यहाँ से। तो इसका एटॉमिक नंबर है 28, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे 28 होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 4 कार्बोनिल ग्रुप्स मौजूद हैं, तो हर कार्बोनिल क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो टोटल कितने हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखिए इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने बने 36 इलेक्ट्रॉन। और मैंने बोला था कि यही जो आपके पास टोटल इसके पास इलेक्ट्रॉन, आप इसको क्या बोलोगे, ये इसका EAN नंबर है या फिर EAN वैल्यू है। तो नेक्स्ट देखें दूसरा है 18 इलेक्ट्रॉन रूल। किसी भी सेंट्रल मेटल, कोई भी सेंट्रल मेटल एटम क्या करता है, अपने इर्द गिर्द 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है। अब 18 इलेक्ट्रॉन रूल और ये दोनों हैं सेम, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस इसमें सिर्फ हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। अब निकल की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसके जो वैलेंस शेल है वो है 4s2 3d8, टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप, टोटल 4 कार्बोनिल ग्रुप्स हैं, तो टोटल ये 8 इलेक्ट्रॉन देंगे। अब देखें इसके सराउंडिंग में 18 इलेक्ट्रॉन है, और जिसके पास आउटर मोस्ट शेल में अगर टोटली 18 इलेक्ट्रॉन हो तो हम बोलते हैं ये स्टेबल है। और EAN वैल्यू की सबसे बड़ी खूबसूरती ही यही है, ये सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये कम्प्लेक्स इसकी स्टेबिलिटी के बारे में हमें बताता है, या उसके स्ट्रक्चर के बारे में फिर हम देखते हैं, लेकिन वो हमारे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बताता है। अब लेट्स सपोज हम देखें हमारे पास निकल में थे 10 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में। अभी तक हमें नहीं पता कि इसके साथ 4 कार्बोनिल एटम्स 4 कार्बोनिल लिगेंड्स अटैच हैं। हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो ये 18 कंप्लीट करने के लिए कितने लिगेंड्स के साथ अटैच करेगा। तो हमें पता है हर कार्बोनिल ग्रुप एक ही दे सकते हैं, तो टोटल कितने होंगे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें, तो 4 ग्रुप्स आएंगे। तो इस तरह ये हमारे पास निकल के साथ 4 लिगेंड अटैच हैं। तो जब 4 अटैच हो तो हम इसकी ज्योमेट्री प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या टेट्राहेड्रल हो सकती है या फिर स्क्वायर प्लेनर है। तो ये आप मज़ीद डिटेल पढ़ें इसकी कि कौन सी है स्ट्रक्चर वाला की रीडिंग करें। नेक्स्ट है हमारे पास क्रोमियम, और साथ हमारे पास 6 कार्बोनिल ग्रुप्स अटैच हैं। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर देखें 24 इलेक्ट्रॉन है, जो हमने रूल पढ़ा था कि इसके टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर, क्योंकि न्यूट्रल है तो इसके ऊपर चार्ज 0 है। 6 कार्बोनिल की टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ भी कितने हैं हमारे पास 36 इलेक्ट्रॉन। और ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये क्रिप्टॉन की इलेक्ट्रॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए ये क्या हमारे पास स्टेबल है। तो यहाँ पे देखें क्रोमियम में हमारे पास इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन देखें 4s1 होता है और 5d5 है। 5 + 1 टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 कार्बोनिल की कितने हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ये फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए ये स्टेबल है। अब हम यहाँ से कैसे हमें पता चलेगा कि इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी कि 6 लिगेंड्स आएंगे, जो मैंने बोला था कि इसकी कंपोजिशन को प्रेडिक्ट करेगा। स्टार्ट में बिल्कुल पहली लाइन लिखी हुई थी पहली स्लाइड पे। अब देखिए इसकी कंपोजिशन से क्या मुराद है कि इसमें कितने लिगेंड्स अटैच हैं। अब हमें पता है कि इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन है, और इसको कितने इलेक्ट्रॉन मजीद चाहिए थे 18 कंप्लीट करने के लिए 12 चाहिए थे। तो ये कितने लेगा हमारे पास 6 लिगेंड्स के साथ अटैच करेगा अपने साथ। तो इस तरह ये 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा। तो ये कम्प्लेक्स भी क्या है स्टेबल है, क्योंकि ये 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करे। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अनस्टेबिलिटी की। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर है 25, 5 कार्बोनिल ग्रुप्स अटैच हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, 10 ये है, और टोटल मिलाएंगे तो हमारे पास 35 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये क्या है एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास अभी भी कम है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, तो इसलिए ये इसका EAN रूल को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये नॉट अनस्टेबल है। नेक्स्ट हम वैलेंस शेल वाले इसका 18 इलेक्ट्रॉन के थ्रू भी देखें तो 7 इलेक्ट्रॉन ये हैं और 10 कार्बोनिल ग्रुप्स के हैं, तो टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है, तो ये
अनस्टेबल होगा। तो ये अनस्टेबल होने की वजह से क्या करेगा, किसी और चीज़ में दूसरे ग्रुप से अटैच होके, वो H हो सकते हैं, वो कोई भी ऑर्गेनिक ग्रुप हो सकते हैं, या फिर अपने ही जैसे किसी कंपाउंड के साथ डाइमर बना लेगा। तो यहाँ पे देखिए उसकी डाइमर फॉर्म में एक मैंगनीज को पेंटा कार्बोनल दूसरे मैंगनीज पेंटा कार्बोनल के साथ अटैच हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें हम देखते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ EN की बारे में पढ़ा था जब हम सिर्फ एक के बारे में काउंट कर रहे थे। इस एक मेटल एटम को कितने सराउंड कर रहे हैं, हम टोटल भी प्लस कर सकते हैं, लेकिन EN सिर्फ हम किसी एक एटम का बात करेंगे, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं तो इसलिए किसी एक की बात करते हैं। मैंगनीज के ऊपर 25 इलेक्ट्रॉन है, 5 कार्बोनल 10 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, और हर मेटल बॉन्ड के लिए हम कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, जो हमने रूल में पढ़ा था। टोटल 36 हो गए, तो ये स्टेबल है, ये EAN को फॉलो कर रहे हैं। इस तरह इधर मैंगनीज के टोटल इलेक्ट्रॉन हमने पीछे देखा था 7 है, और 5 कार्बोनल 10 इलेक्ट्रॉन देते हैं, और MM बॉन्ड के लिए 1 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस तरह ये भी स्टेबल हो गए। बेटा मैंने इतनी चीज़ें कुछ एग्जांपल करवा दिए, बाकी आप लोग खुद से प्रैक्टिस करें कार्बोनल्स की। तो जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में बाद में पूछ सकते हैं मुझसे। शुक्रिया।